नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 1 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके द्वारा लिखी गई, तो हु रोट फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक की जो लेखक है वो है आंग सान सूकी। तो आंग सान सूकी जो है इनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे और भी नाम दिए, जैसे कि नाम दिया गया है महात्मा गांधी। अगर बात करें महात्मा गांधी जी की तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो अगर बात करें महात्मा गांधी जी की तो इनके द्वारा ग्राम स्वराज व हिंद स्वराज। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ग्राम स्वराज व हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसकी पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो बुक है इसके लेखक भी महात्मा गांधी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी है, और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के पुस्तक भी कौन है, महात्मा गांधी है। अच्छा, ऑप्शन में एक नाम दिया है सुभाष चंद्र बोस। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल बुक के जो लेखक है वो कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस है। और एक बुक लिखी है इनके द्वारा एन इंडियन पिलग्रिमेज। तो एन इंडियन पिलग्रिमेज और दूसरी द इंडियन स्ट्रगल, तो ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, ऑप्शन में एक नाम और दिया है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी उसका नाम है दास कैपिटल। तो ये भी आपको याद रखनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दास कैपिटल जो बुक है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में कवर किया है, तो इस सीरीज को आप पूरा का पूरा देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो अगर बात करें गोची उत्सव की तो गोची उत्सव का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें गोची फेस्टिवल की, कब मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति के केलोंग में मनाया जाता है। और केलोंग में कब, जनवरी और फरवरी का जो माह होता है उसमें इसको आयोजित किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाहौल स्पीति में गोची उत्सव के अलावा और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति में दिवाली की तरह ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हालदा। तो हालदा जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है, तो हालदा फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चंद्रा और भागा जो घाटी है लाहौल स्पीति की वहाँ पर मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका सीसू मेला, सीसू मेले की बात करें तो सीसू मेला भी जो है ये लाहौल स्पीति में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक यहाँ का फेमस त्यौहार है। अच्छा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक नव वर्ष का त्यौहार होता है जिसका नाम है लोसर। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो अगर लोसर त्यौहार की बात करें तो ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है, और ये नव वर्ष का एक त्यौहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है लोसर। अच्छा, एक फुलेज फेस्टिवल होता है, फुलेज फुलेज फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में, ओनली किन्नौर में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। अच्छा, चंबा की बात करें, चंबा में कौन कौन से मेले या यहाँ पे त्यौहार लगते हैं, तो अगर मेले या उत्सव की बात करें तो मेले में मिंजर मेला लगता है। चंबा में मिंजर मेला, याद रखना मिंजर मेला कहाँ लगता है, तो मिंजर मेले की अगर बात करें तो ये चंबा में लगता है। और मिंजर मेले को चंबा के राजा साहिल वर्मन, एक चंबा के राजा होते थे चंबा रियासत के साहिल वर्मन, इनके द्वारा चंबा के मिंजर मेले को शुरू किया गया था। और ये मिंजर मेला जो है वो चंबा के चौगान मैदान में लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए मिंजर मेले की तो ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से शुरू होता है, और ये थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ, मतलब कि एक सप्ताह के लिए चंबा के चौगान मैदान में लगता है। अच्छा, भरमौर यात्रा कहाँ निकलती है, तो भरमौर यात्रा अगस्त में चंबा में ही निकलती है। तो लिख लेना है कि भरमौर यात्रा कहाँ पे, ये भी चंबा में निकलती है। उसी प्रकार अगर बात करें सूही मेला चंबा में ही मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, अप्रैल माह में। सूही मेला अप्रैल माह में, और सूही मेले में ना महिलाएं और बच्चे, याद रखना महिलाएं और बच्चे का ही यहाँ पे आना होता है, पुरुषों का आना यहाँ पे वर्जित होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूही मेला आपको ज़रूर याद रखना है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में लगता है रेणुका जी का अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो रेणुका माता का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। तो यहाँ पे हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील भी है सिरमौर के रेणुका में, और यहीं पर रेणुका जी का अंतर्राष्ट्रीय मेला भी लगता है, इस बात को आपने याद रखना, जो कि दिवाली के 10
दिन बाद मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित अस्किनी नदी का वर्तमान क्या नाम है। देखिए जो अस्किनी नदी है, जिसको ऋग्वेद में अस्किनी कहा जाता है, वो वर्तमान में कौन सी है। तो देखो अस्किनी जो है वो चिनाब नदी को कहा जाता था, अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। और इसका जो संस्कृत नाम है, इसका जो वैदिक नाम है वो तो क्या है, चिनाब है। अस्किनी जो चिनाब नदी का वैदिक नाम है वो अस्किनी है, लेकिन इसका जो चिनाब नदी का जो संस्कृत नाम है वो चंद्रा भागा। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिनाब नदी का संस्कृत में क्या नाम है, तो चंद्रा भागा है। उसी प्रकार अगर ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। क्या नाम है, अर्जकिया। तो अर्जकिया जो है वो ब्यास नदी का वैदिक नाम है। और अगर बात करें ब्यास नदी के संस्कृत नाम की, तो संस्कृत नाम है विपाशा। तो संस्कृत नाम विपाशा है और आपका इसका जो वैदिक नाम है व्यास नदी का वो अर्जकिया है। उसी प्रकार सतलुज का आपसे पूछा जा सकता है। अगर सतलुज की बात करें तो सतलुज का जो नाम है, सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, शुतुद्री, शुतुद्री। और अगर बात करें इसके संस्कृत नाम के, सतलुज नदी के संस्कृत नाम की, तो है शतुद्रु। तो शतुद्री जो है वो, शुतुद्री इसका वैदिक नाम है और शतुद्री इसका क्या है, शतुद्रु इसका क्या है, संस्कृत नाम है। तो दोनों आपको गलती नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर ब्यास नदी की बात करें, ब्यास हो गया, हाँ रावी बचा था। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषिणी, पूछा गया है। और इसका जो संस्कृत नाम है वह इरावती। तो ये सारे के सारे आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर नदियों के नाम आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज है, 320 किलोमीटर ये लंबी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर चिनाब की बात करें तो ये जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। तो जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी तो वो है चिनाब। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इतना ही आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको कवर करने हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है। आज वाली सीरीज़ में बहुत बड़ी मैराथन रहने वाली है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ना ज़्यादा हम खींच रहे हैं। मैराथन में क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन एक लेवल तक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल किसने बनाया। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल तो है वो बाबू जगजीवन राम के द्वारा बनाया गया था। अच्छा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल की जो स्थापना है वो 1977 में होती है। अच्छा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल की स्थापना तो बाबू जगजीवन राम ने 1977 में की थी। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोरारजी देसाई कौन थे। तो अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और ये भारत की जनता पार्टी से संबंध रखते थे। 1977 से 79 के बीच ये 2 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा एक नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जयप्रकाश नारायण। बहुत बार टेट में पूछा गया है कि भारत के लोकनायक किसे कहा जाता है। तो भारत का जो लोकनायक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो भारत का लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से बातों को समझोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होने वाली है बेहतरीन तरीके से। तो भारत के लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये क्लासिफाइड तो 6 कैटेगरीज में है। लेकिन इनको कहाँ से लिया है, तो यूएसए देश का जो संविधान है वहाँ से हमारे देश ने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया है। अब मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 मौलिक अधिकार होते हैं, आप बोलेंगे सर बताइए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर 6 मौलिक अधिकारों की मैं आपके सामने बात करता हूं तो सबसे पहले होता है समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18, सीधा क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फंडामेंटल, जो फंडामेंटल राइट होता है, तो राइट टू फंडामेंटल फ्रीडम जो है 19 से 22, तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 19 से 22 आता है। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये तीसरा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 23 और 24, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में जो है वो क्या आता है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आता है। अच्छा अगर बात करें चौथा मौलिक अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की तो अनुच्छेद नंबर
25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात की जाती है। इसके बाद है पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में इसकी बात की जाती है। और अंत में जो मौलिक अधिकार आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत आते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये मौलिक अधिकारों की सूची आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है। तो अगर बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि की तो अनुच्छेद नंबर 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करता है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि के बारे में कहाँ पर बताया गया है। तो ये बताया गया है आपके आर्टिकल नंबर 66 में। वैसे तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 63 से 69 तक बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 63 टू 69 उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। अच्छा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया। तो अनुच्छेद नंबर 63 में ये बोला गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है, अनुच्छेद 64 बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 बोलता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में 64 बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब कि राज्यसभा का स्पीकर होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भी कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बोला गया अनुच्छेद नंबर 64 में। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आपको पता चल गई 66 में है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसमें उसके में कहाँ बताएगा। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद नंबर 67 बात करता है। और अगर बात करूँ मैं आर्टिकल नंबर 67 की तो ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो है, अगर बात करता हूँ उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की तो इसको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति को, और एक और बात आपको याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको अगर राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र जो है वो 35 ईयर्स 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। सीरीज बहुत बड़ी रहने वाली है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो आप कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने वाले। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कई बार एग्जामिनर कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और त्यागपत्र किसको देता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो भारत की उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो है जगदीप धनखड़ जी। इस बात को आपने याद रखना, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति मैंने आपको बोल दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो अगर बात की जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति की तो वो है आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति है। अगर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं तो गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बैठने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 44वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में क्या होता है, संशोधन हो सकता है। संशोधन बोले तो अमेंडमेंट हो सकता है, और ये संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद। तो संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से ली गई है। संशोधन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, संसद कर सकती है। अच्छा, जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन 78 में हुआ। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके तहत क्या हुआ। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार 7 होते थे, लेकिन मैंने बोला वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। अच्छा, वो कौन सा मौलिक अधिकार था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी बोले तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप आराम से जो है वो आराम से भी सुन सकते हैं। अच्छा, अगर आप भी एचपी टेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 78761455
409। हमारे पास आपके लिए वो हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपकी हज़ारों बच्चों को टेट परीक्षाओं में पास करा चुके हैं। तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स आराम से परचेज कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हैंड रिटन नोट्स किसी भी स्ट्रीम के लेने हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको इसी संविधान संशोधन के तहत हटाकर क्या बनाया गया, कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया, और इसको किस में डाला गया, 300 के 1 में डाला गया। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर संविधान संशोधन की बात करता हूँ, ये तो था 44वां संविधान संशोधन। अच्छा, अक्सर हम जो है वो 42वें संविधान संशोधन के बारे में, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बहुत बार पढ़ते रहते हैं। वो हुआ था 1976, वो तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, तो उसको आज नहीं पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम पहला संविधान संशोधन। तो हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। अच्छा, पहले संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, तो पहले संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूची होती थी और वर्तमान में 12 अनुसूची होगी। ये भी आपको याद रखना है। पहले 8 अनुसूची होती थी, अब कितनी होगी, 12। तो 4 बाद में जोड़ी गई। तो जब भी संविधान में कोई बदलाव होता है तो उसको कहते हैं संविधान संशोधन। कोई भी चेंज ला रहे हैं, कोई चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो उसमें संविधान को संशोधित करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, ये क्वेश्चन पहले तो ये आ सकता है। तो भारतीय संविधान का जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत, तो 1951 का जो संविधान संशोधन होता है इसी के तहत जो है वो क्या किया जाता है, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। 9वीं अनुसूची में आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा इस अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में है भूमि अधिग्रहण बिल। इसके बाद 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा जाता है। अगर 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल की बात की गई है, और दल बदल को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोले भैया 52वां जो संविधान संशोधन था इसी के तहत जो है वो 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, जिसमें बात की गई है दल बदल की। इसके बाद एक और होता है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992-93 में हुआ था। तो 1992-93 में होता है आपका 73वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे पंचायती राज। क्या बोलेंगे, सर पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया तो इसके तहत कौन सी जो है वो अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों की बात की गई है। अच्छा, अगर बात करें अब 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची को भी भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992-93 में ही ये भी हुआ था। तो इसके तहत जो है वो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये अनुसूचियाँ मैंने बताई, कुछ संविधान संशोधन आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनको याद रखें। और 12वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की है वो नगर पालिका की बात करती है। किसकी बात करती है, नगर पालिका। और 11वीं अनुसूची पंचायतों की बात करता है। आपको पता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा गया है टेट में, कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। और पंचायती राज को अपनाने वाला भारत का पहला जिला राजस्थान का नागौर जिला है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पंचायती राज से जो है वो 73वां संविधान संशोधन जुड़ा है। क्वेश्चन टेट में ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों में कितने विषय है पंचायती राज में, तो पंचायती राज में टोटल 29 विषय है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए, अगर सुकेत राज्य की बात करें तो सुकेत राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, तो सुकेत राज्य की अगर बात करें तो इसका संस्थापक था वीरसेन। अच्छा, वीरसेन के द्वारा सुकेत राज्य की स्थापना की गई थी। सुकेत जो है वो मंडी की एक रियासत होती थी। सुकेत रियासत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुकेत रियासत की जो स्थापना वीरसेन ने की थी वो 765 ईस्वी में की थी, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, अगर बात करें सुकेत रियासत की, तो सुकेत रियासत के जो राजा जो वीरसेन थे इन्होंने तो इसकी स्थापना की थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो संस्थापक वीरसेन था और अंतिम राजा जो सुकेत रियासत का था वो था लक्ष्मण सेन। देखो ऑप्शन में भी दिया है लक्ष्मण सेन। अगर बात करें सिद्धसेन की, तो सिद्धसेन ये जो है वो मंडी रियासत के राजा थे। सिद्धसेन मंडी रियासत के राजा थे। अगर सिद्धसेन की बात करें तो सिद्धसेन के टाइम जो है वो मंडी के
क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी के किस राजा के समय गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे। तो मंडी जब आए थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो मंडी के राजा उस समय सिद्धसेन थे। एक मंदिर है पंचवक्त्र मंदिर, तो पंचवक्त्र मंदिर और गणेश मंदिर किसके द्वारा मंडी में बनाया गया? तो सिद्ध गणेश और पंचवक्त्र मंदिर जो है वो मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा जो है वो बनाए गए थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है वो त्रिलोकीनाथ का पंचवक्त्र मंदिर और सिद्ध गणेश मंदिर, ये भी सिद्धसेन ने ही बनाए थे। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, अगर बात करता हूँ मैं मंडी रियासत की, तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो बाहुसेन, किसने की थी? बाहुसेन। तो बाहुसेन के द्वारा मंडी रियासत की स्थापना की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है मंडी शहर की स्थापना किसने की? तो मंडी शहर की स्थापना 1527 ईस्वी में अजबर सेन, किसने की थी? अजबर सेन ने की। और यहीं पर इसने भूतनाथ मंदिर, तो मंडी का जो मंडी शहर के साथ साथ भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंडी के राजा अजबर सेन ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो है वो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, मंडी रियासत की राजा जिन्होंने मंडी की जो शिवरात्रि मेले का जो है वो शुभारंभ किया था, तो वो किसने शुरू करवाया था? तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू करवाया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये इन क्वेश्चन को आप ज़रूर जो है वो परीक्षा में याद रखें। अच्छा, मंडी के ऐसे राजा जिन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन एक बार आया है। तो मंडी के राजा जिन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लिया था, इनका नाम है विजय सेन। तो विजय सेन मंडी के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा दिल्ली दरबार में भाग लिया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। और साथ में इन्होंने मंडी में ही 1878 में विक्टोरिया, ब्यास नदी के तट पर विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करवाया था। और ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मंडी रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे जोगिंदर सेन। तो जोगिंदर सेन जो है वो मंडी रियासत के अंतिम राजा थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, वो कहाँ पर है? तो वो मंडी के जोगिंदर नगर पे है, जिसका नाम है शानन जल विद्युत परियोजना। तो ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शानन। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साच पास किस जिले में स्थित है? अगर बात करें साच दर्रे की, साच पास की, तो साच पास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, साच पास साच दर्रा चंबा में है। ये चंबा और पांगी को जोड़ता है। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा, तो याद रखना ये कौन सा है? आपका साच दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दराटी दर्रा, कि दराटी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो अगर दराटी दर्रा पेपर में आएगा तो ये भी चंबा में ही है, और ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसी प्रकार एक है आपका पादरी दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार पादरी दर्रा। जो पादरी दर्रा है वो चंबा को जम्मू, तो चंबा को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चंबा को जम्मू से जो जोड़ता है वो जोड़ता है आपका पादरी दर्रा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो आपकी चंबा में दर्रे थे। अच्छा, लाहौल स्पीति के मध्य कौन कौन से दर्रे? लाहौल और स्पीति, तो आपका जैसे कि तेम्पोला दर्रा कहाँ पर है? सीधा क्वेश्चन आता है तेम्पोला दर्रा कहाँ पे? तो तेम्पोला जो दर्रा है वो लाहौल स्पीति में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि आपका जो कुंजुमला दर्रा है वो कहाँ पर है? तो कुंजुमला दर्रा भी आपके लाहौल स्पीति में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी प्रकार बात करें कि ऐसे दर्रे जो कि कांगड़ा और कुल्लू के मध्य है, तो कांगड़ा और कुल्लू के जो मध्य दर्रे है, या कांगड़ा और चंबा के मध्य बात करते हैं, तो कांगड़ा और चंबा के मध्य बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे है। तो कांगड़ा और चंबा के मध्य जो दर्रे आता है उसमें आता है चोरी दर्रा कांगड़ा और आपके चंबा के बीच आता है। उसी प्रकार जालसू, बहुत इंपॉर्टेंट है जालसू, तो जालसू दर्रा भी कांगड़ा और चंबा के बीच आता है। एक है बारू दर्रा भी आपके कांगड़ा और चंबा के बीच आता है। तेलंग दर्रा भी आपके कांगड़ा और चंबा के बीच आता है। एक है तोरी दर्रा भी आपके कांगड़ा और चंबा के बीच आता है। और एक है भीम घसूतड़ी दर्रा, तो भीम घसूतड़ी दर्रा भी आपके कांगड़ा और
चंबा के बीच में आता है। तो ये सारे दर्रे कांगड़ा और चंबा के बीच में आता है, यही सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किन्नौर को गढ़वाल से अलग करने वाले दर्रे, तो किन्नौर को गढ़वाल से अलग करने वाले दर्रों में आपका कमिलाग दर्रा आता है, शिनका दर्रा आता है, आपका रूपीन दर्रा आता है, नलगांव दर्रा आता है। ये सारे के सारे दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुल्लू के दर्रे हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्योंकि एक मैराथन तभी मज़ा आता है जब 40 से 50 मिनट आपका ध्यान अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप एकत्रित रखते हो तो 20-25 मिनट रखते हो। लेकिन मैराथन का मतलब है कि पेपर टाइम आपको थोड़ा सा अपना टाइम को डबल करना होगा। एक वीडियो जो आएगी वो 40 से 50 मिनट की लगभग आसपास रहेगी। तो यही मेरी कोशिश रहेगी। और अगर आपको सच में ही मेरा चैनल अच्छा लगता है और अगर आपका सच में टेट क्वालिफाई होगा तो आप इस नंबर को ज़रूर सेव रखें। और कमीशन की कोचिंग के लिए हमारे पास बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तो हमारे पास टेट परीक्षाओं तक सीमित है, लेकिन कमीशन की जो हमारी क्लासेज है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लासेज, हर एक सब्जेक्ट जो कमीशन में 11 से 12 सब्जेक्ट रहते हैं वो आपसे पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो आप कमीशन की कोचिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप अभी टेट दे रहे हो और इसके बाद बहुत जल्द अब हिमाचल के अंदर कमीशन भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि टॉस नदी किसकी सहायक नदी है। अगर बात करें टॉस नदी की तो जो टॉस नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो अगर टॉस की बात करें तो टॉस जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना की। अच्छा, पहले टॉस की बात कर लेते हैं। टॉस नदी जो है ये दो जलधाराओं से बनती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दो जलधाराएँ आती है। एक जलधारा का नाम है रूपिन, चलो एक का नाम है सुपिन और एक का नाम है रूपिन। अब रूपिन और सुपिन दोनों मिलती एक जगह है जहाँ का नाम है नेटवाड़। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रूपिन और सुपिन नदी मिलकर क्या बनाती है। तो रूपिन और सुपिन मिलकर बनाती है आपकी टॉस नदी। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रूपिन और सुपिन क्या बनाती है। तो रूपिन और सुपिन टॉस नदी का निर्माण करती है जो कि नेटवाड़ में मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यमुना की बात करते हैं, यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने सब नदियों के वैदिक नाम पढ़ लिए लेकिन यमुना का नहीं पढ़ा, तो अभी पढ़ लो, कालिंदी इसका नाम है। अच्छा, अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आती है। तो यमुना नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड से इसका उद्गम यमुनोत्री पर्वत बंदरपुर चोटी के कालिंद पर्वत से होता है। अच्छा, ये बात भी सर आप समझ गए। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमाचल में कहाँ से एंटर होती है। तो अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ये खोदर माजरी, कहाँ से, हिमाचल में खोदर माजरी से ये एंटर होती है। और हिमाचल को कहाँ पर छोड़ती है, तो हिमाचल को ये ताजेवाला नामक स्थान में छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर लेती है। हिमाचल में मात्र और मात्र हिमाचल के एक ज़िले सिरमौर में बहती है। कितने किलोमीटर, तो ये एक मात्र 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। सबसे लंबी नदी की बात कर ली है, 320 किलोमीटर लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा बार इनको पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं तो एक तो आपका टॉस यमुना की सहायक है। टॉस के अलावा आपकी गिरी नदी ये भी जो है वो शिमला के कुप्पड़ चोटी से आती है। गिरी नदी ये भी यमुना की ही सहायक है। गिरी के अलावा आपका बाटा हो गया, बाटा नदी, बाटा भी यमुना की सहायक है। बाटा के अलावा आपका जलाल नदी भी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। तो ये सारी की सारी नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जितना ज़्यादा चार्ज रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने नेशनल पार्क है। देखो, अगर इतना आसान क्वेश्चन कभी कभार टेट में आ जाता है, लट्टू क्वेश्चन कभी टेट में रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। अच्छा, कौन कौन से हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हिमाचल में 5 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और इसका जो एरिया बहुत बार पूछा जा रहा है, तो 1171 वर्ग किलोमीटर, 1171 स्क्वायर किलोमीटर या 1171 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है 1171 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है कि ये किस ज़िले में है। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है। और इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में कब डाला गया, तो इसको जुलाई या जून 2014 में जो है वो यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में जो है वो शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और हिमाचल की में अगर देखूँ तो हिमाचल का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 1171 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि जो आपका कुल्लू में और कितने नेशनल पार्क है। तो कुल्लू में टोटल 5 है और कुल्लू में उसमें से 3 है। एक तो है ग्रेट हिमालयन के अलावा आपका एक है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क,
जिसको 2010 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और खीर गंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 710 स्क्वायर किलोमीटर है, 710 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद है इंदर किला नेशनल पार्क जो कि 104 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें इंदर किला और खीर गंगा नेशनल पार्क की, तो ये दोनों के दोनों 2010 में ही इनको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। अच्छा, एक और है सिरमौर ज़िले में। सिरमौर से पहले लाहौल स्पीति की बात करते हैं। लाहौल स्पीति में एक है, लाहौल स्पीति में पीन वैली नेशनल पार्क। तो पीन वैली नेशनल पार्क जो कि शीत मरुस्थल क्षेत्र है, इसे 1987 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और अगर बात करूं मैं ये लाहौल स्पीति में पीन वैली, तो पिन चूबा कहाँ पर, लाहौल स्पीति में चूबा पिन, तो ऐसे याद रखना, पिन कहाँ चूबा, लाहौल स्पीति में। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये सिरमौर ज़िले में। इसको चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ज़्यादा एरिया में नहीं फैला हुआ है। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। टोटल 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष की, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो उपाध्यक्ष है विनय कुमार। विनय कुमार जी हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसकी उपाध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, अगर बात करें अध्यक्ष की, तो विधानसभा जो हिमाचल प्रदेश की, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो अध्यक्ष है आपकी कुलदीप पठानिया। कुलदीप पठानिया जी जो कि चंबा जो जिले से आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये चंबा के कहाँ से, तो चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप पठानिया जी संबंध रखते हैं। और विनय कुमार जी सिरमौर जिले के रेणुका क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करते हो, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में टोटल 68 सीटें हैं। और 68 में से 20 सीटें जो है वो आरक्षित है। 68 में से 20 सीटें क्या आरक्षित है? आरक्षित बोले तो रिजर्व सीटें हैं। आरक्षित है 20 सीटें। तो 20 सीटों की अगर मैं बात करूं, तो 20 सीटों में आपके लिए जो 17 सीटें हैं वो एससी के लिए है और 3 सीटें जो है वो एसटी के लिए है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो बोलेंगे 17 है। और जनजाति के लिए कितनी है? 3 है। एसटी की सीटें तो आपको पता होनी चाहिए। लाहौल स्पीति में 1 है, किन्नौर में 1 है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में विधानसभा की सीट है, वैसे भी 1-1 है, इसीलिए वहाँ पर जो है वो क्या है, एसटी की भी 1-1 ही सीट है। और याद रखना, चंबा में विधानसभा की 1 सीट है, किसकी? एसटी की। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष को देता है अध्यक्ष को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप जरूर याद रखिए। विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स के अंत में एक बार ज़रूर लिखना हर हर महादेव, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच करें। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है, तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें है कांगड़ा। कांगड़ा में कितनी है? 15। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीटें पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो शिमला। शिमला में विधानसभा सीटों की संख्या नहीं, दूसरे नंबर पर है मंडी। मंडी में 10 है, तीसरे पे आता है शिमला। तो शिमला में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 8 है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 8 सीटें। अब आपको याद रखना है कि 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 ही सीटें हैं। सिरमौर हो गया, सिरमौर के अलावा सोलन हो गया। तो सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और हमीरपुर। तो याद रखना, सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और हमीरपुर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 5-5 है। तो ऊना में विधानसभा की 5, हमीरपुर में 5, चंबा में 5, किन्नौर में आपका सोलन में 5 और आपके सिरमौर में भी 5। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि 4-4 सीटें कहाँ पर है, तो 4 सीटें बिलासपुर में और 4 सीटें कुल्लू में है और 1-1 सीट किन्नौर और कहाँ पर है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो है एमएच बेग, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के
पहले मुख्य न्यायाधीश है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात तो आप बेहतरीन तरीके से आसान भाषाओं में समझ गए। आप ये बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर महिला अगले बार आएगा तो महिला गलत नहीं करना है, कौन है, लीला सेठ। तो लीला सेठ क्या है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें सुप्रीम जो उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है, इसके जो जज है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनको अपॉइंट जो करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, वो करते हैं राष्ट्रपति। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछने वाला सीधा ये पूछ लेता है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाता है राज्यपाल, क्योंकि राज्य के अंदर होता है हाई कोर्ट, तो शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के। इनका नाम है गुरमीत सिंह संधावालिया। गुरमीत सिंह संधावालिया। तो गुरमीत सिंह संधावालिया जो है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसके क्या है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। अब आप बोलेंगे इनको इनके पद की शपथ किसने दिलाई। तो इनको इनके पद की शपथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो राज्यपाल के द्वारा जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। तो हिमाचल के राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है आसान भाषा में कि शिव प्रताप शुक्ला क्या है। तो शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल हाई कोर्ट जो है वहाँ पर टोटल जज कितने हैं। तो उसमें 13 जज टोटल आ सकता है, 13 जजों की लिमिट रखी गई है। और हिमाचल का जो हाई कोर्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिमला में है। और अगर बात करें हाई कोर्ट में कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त होता है, तो ये 62 साल की उम्र में क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फास्ट जरूर बता रहा हूँ, 62 वर्ष आपने याद रखना है, लेकिन चीज़ें बहुत और बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आप चीज़ों को जितना अच्छे से सुनोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाली है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सुनिए, ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैठने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि कुफरी चंद्रमुखी किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी इज़ द वैरायटी ऑफ। तो अगर कुफरी चंद्रमुखी की दोस्तों बात करें तो कुफरी चंद्रमुखी आलू की एक वैरायटी है। देखो मैं तो आपको सीधा बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको कुफरी दिखेगा वो आलू की वैरायटी है। तो आलू की अगर कुछ वैरायटी की बात करते हैं तो एक तो कुफरी चंद्रमुखी आपने पढ़ लिया, कुफरी ज्वार। कुफरी ज्वार किसकी है, ये भी आलू की है। कुफरी पुखराज, कुफरी सतलुज, कुफरी पुष्कर, कुफरी अरुण, कुफरी ज्योति और कुफरी सूर्य और कुफरी अलंकार, ये सारी की सारी जो है वो कुफरी की, जहाँ पे कुफरी आ रहा है, कुफरी जीवन आ रहा है, कुफरी चंद्रमुखी आ रहा है, कुफरी ज्वार आ रहा है, कुफरी पुखराज आ रहा है, जहाँ कुफरी आ रहा है ना वहाँ पे आलू लगा दो आग बंद करके। अच्छा, अगर बात करें मैं एक और है आलू की, अप टू डेट किसकी है। तो अप टू डेट भी एक वैरायटी है, किसकी वैरायटी है, आलू की वैरायटी है, इस बात को आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आप टमाटर के बारे में बताइए। तो अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर हिमाचल की एक लोकप्रिय किस्म है, सोलन ज़िले में पाई जाती है। सोलन हो गया आपका। और देखिए टमाटर की जो किस्म है कि सोलन लालिमा। तो सोलन लालिमा किसकी जो है वो, तो सोलन लालिमा की बात करें तो सोलन लालिमा टमाटर की किस्म है। एक सोलन गोला है, सोलन गोला हो गया, हिमसोना हो गया, हिमसोना हो गया और आपका 2000 प्लस हो गया। तो 2000 प्लस हो गया, हिमसोना 7711 हो गया। ये सारी की सारी जो है वो टमाटर की किस्में हैं, इस बात को आपने याद रखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो यार इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें पेपर के लिए काम आने वाली है। आप चीज़ों को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर बात करें चमेरा जल विद्युत परियोजना की तो हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर स्थित है। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो ये चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबा में है। और ये कितने मेगावाट की है, तो चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3, 3 जल विद्युत परियोजना। अगर चमेरा 1 और 2 की आज बात कर लेते हैं
तो चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट की है और जो चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना है वो 300 मेगावाट की है। अच्छा, दोनों की दोनों चंबा में और दोनों की दोनों ही रावी नदी पर है। अगर बात करें जल विद्युत परियोजना की, तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता सबसे अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिले में है और ये 2051 मेगावाट की है। ये कहाँ पर है? ये कुल्लू में है। पार्वती जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल की सर्वाधिक जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सर्वाधिक मेगावाट की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार आप पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी तो है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना जोगिंदरनगर मंडी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है शानन। और शानन जो है वो रावी नदी पर बनी है, 110 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताइए कि जो आपकी एक जल विद्युत परियोजना है जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना। तो धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना ये भी जो है वो कहाँ पर है? तो धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये पब्बर नदी पर है। धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना शिमला जिले में है। 70 मेगावाट, कितनी है? 70 मेगावाट है। अच्छा, ब्यास नदी पे बहुत सारी जल विद्युत परियोजना बनी है, जैसे कि पार्वती तो पार्वती पर बनी थी, लेकिन अगर ब्यास नदी पे करूँ तो ब्यास नदी पर है एक लारजी जल विद्युत परियोजना। तो लारजी जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिले में है, ये 126 मेगावाट की है, ब्यास नदी पर है। उसी प्रकार आपकी एक और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये भी पूछी जाती है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें, हिबरा जल विद्युत परियोजना। तो हिबरा जल विद्युत परियोजना चंबा के बरमौर में रावी नदी पर है, ये 260 मेगावाट की है। तो ये आप सारी की सारी याद रखें, परीक्षाओं में पूछी जाती है। सतलुज की बात करो तो सतलुज पे आपकी एक तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है जो कि 1500 मेगावाट की है, नाथपा झाकड़ी। अच्छा, नाथपा झाकड़ी के अलावा सतलुज पे है आपकी करचम बांगटू जल विद्युत परियोजना। तो करचम बांगटू की बात करें तो ये भी किन्नौर में है, ये भी 1000 मेगावाट की है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोका आयुक्त कौन है। अच्छा, हिमाचल के पहले लोका आयुक्त की बात करें, आज ज़्यादातर हिमाचल के क्वेश्चन को कवर किया है और मैराथन में क्वेश्चन कवर होते रहेंगे, वो HB टेट के जैसे जैसे आएंगे। कम से कम 5 मैराथन आने वाली है, एग्जाम तक हो कि 6-7 मैराथन आ जाए और संडे को 2-2 मैराथन देखने को मिले। लेकिन साइको भी हमको डालना है, तो साइको की भी के लिए भी टाइम निकालना होगा। तो संडे को हमारे पास टाइम है और संडे को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। तो मैं सैटरडे को शाम को पहले आपको बता दूंगा, मतलब कल शाम वाली वीडियो में बता दूंगा कि हम संडे को कितने बजे लाइव आ रहे हैं, या फिर मैं यूट्यूब पे अपनी कम्युनिटी जो पोस्ट रहती है वो भी डाल दूंगा। तो आप ज़रूर यूट्यूब पे लाइव का वेट करें, जहाँ पर मेरे इंग्लिश वाले सर, एक सिद्धार्थ सर हमारे बीच है, वो भी आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रैक्टिस करवाएंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अच्छा, उसी प्रकार मैं जीके आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लाइव आपको पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो आप ज़रूर सब लोग आए, हम सब आप सभी का वेट करेंगे वहाँ पर कि आप सभी लोग लाइव देखने वहाँ पर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लाइव के साथ जुड़ेंगे, ताकि उससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो कमेंट बॉक्स में YA+2 2+2 50% ऑफ रहेगा मेरे नोट्स में, पेड नोट्स में। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 7876145409, 78761 और 45409। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये वाला ट्रिक जो मैंने दिया है YA+2+2, आप ये यहाँ पे जो है वो दे मेरे को कोड, और ये कोड से मैं आपको 50% ऑफ कर रहा हूँ। और ये मैराथन हर मैराथन में रहने वाला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त, बहुत बार टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है TVR टाटाचारी। अच्छा, ये तो हिमाचल के पहले लोकायुक्त है, ये भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल के पहले राज्यपाल कौन है। अच्छा, हिमाचल के पहले राज्यपाल है S चक्रवर्ती। S चक्रवर्ती। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की, आप ये बताइए हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति है जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर वो है आपके NC मेहता, और पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर है EP मून, E पेड्रल मून। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए
कि हिमाचल के ऐसे व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो है वो जज के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो वह है जस्टिस मेहर चंद महाजन। तो जस्टिस मेहर चंद महाजन हिमाचल के एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? अच्छा, अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 के आसपास आया था। अब इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, ये तो आपको पता चल गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में आया तो इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत एक तो जो बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो होता था, उसको बंगाल का जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसको क्या बनाया? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो बनाया, तो इसी एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे। तो बंगाल का जो सर्वोच्च न्यायालय बना था वो कब बना था? तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने रेगुलेटिंग एक्ट से सीखे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ये भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन ए सर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम मूल शंकर था और आगे एक ऑफर और आपको देखने को मिलने वाला है। तो मूल शंकर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। अच्छा, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875। एग्जैक्ट बोले तो 10 अप्रैल 1875 को स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो इनके द्वारा जो है वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पे की थी? मुंबई में। तो मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। तो बैक टू वेदाज, ये स्लोगन किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, बहुत बार टेट में आता है ब्रह्मा समाज। भाई, ब्रह्मा समाज की स्थापना, ब्रह्मा समाज, वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा। तो ब्रह्मा समाज पहले याद रख लो 1828 में की थी राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। एक उसी प्रकार एक क्वेश्चन आएगा, वेद समाज की स्थापना। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन की जी के द्वारा जो है वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। उसी प्रकार आपका प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज बोले तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, ये सारे नाम पेपर में आएंगे इसलिए ध्यान से सुन ले। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करके अगर जा रहे हो, मैं विश्वास दिला रहा हूँ बहुत क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना को कब मंजूरी दी? तो यूपीएस, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएस का मतलब क्या है। तो केंद्र सरकार की यूपीएस का अर्थ क्या है? तो यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का पूरा नाम है। और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा 24 अगस्त 2024 को लाई गई थी। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे इसको कब लाया और यूपीएस का पूरा नाम क्या है, तो ये हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन कि पानीपत की
सेकेंड वॉर कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू और जो अकबर है उसके बीच लड़ी गई। और शुरुआत में हेमू इस युद्ध में जीत रहा था, लेकिन हेमू को जो है यहाँ पर एक तीर लगता है और इसका जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाती है, जिसके कारण हेमू की मृत्यु हो जाती है और हेमू को इस युद्ध में हार जाता है। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच होता है। उसी प्रकार पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच हुआ? बाबर जो कि मुगल सल्तनत की जिन्होंने भारत में नींव रखी, और लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम राजा थे, इनकी हार होती है पानीपत के युद्ध में और बाबर पानीपत के युद्ध में जीत लेता है 15 अप्रैल, ये 21 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है। अच्छा, क्या पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध भी हो चुका है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को खींचोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से याद रखोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होने वाली है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड में बिठाइए, ये चीज़ें आपको बहुत सारे नंबर दिलाने वाली है। अच्छा, अगर युद्ध से क्वेश्चन आएंगे तो युद्ध से तो ये भी आ सकता है कि आप ये बताइए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 1576 में हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो है वो मारा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है वांडीबाज का युद्ध कब हुआ? तो वांडीबाज का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में कब हुआ है? 1760 में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करें आपकी तराइन का पहले युद्ध और दूसरे युद्ध की, तराइन का पहला युद्ध 1171 और तराइन का दूसरा युद्ध 1100 सॉरी तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और तराइन के पहले युद्ध में हार होती है किसकी? तो तराइन के पहले युद्ध में हार होती है मोहम्मद गौरी की। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अच्छा, एक चंदावर की लड़ाई भारत में होती है, ये 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने इसकी मदद की थी, तो जैसे कि तैसा होता है। और जयचंद के साथ फिर इसने युद्ध लड़ लिया, चंदावर का युद्ध 1194 में, क्योंकि इसने उस हिसाब से जिसके साथ प्रॉमिस किए होंगे वो नहीं निभाए होंगे, तभी इनके बीच युद्ध हो गया होगा। तो बहुत युद्ध हमने देख लिया। अच्छा, एक तालीकोटा का युद्ध देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, ये 1565 में लड़ा जाता है। अच्छा, एक युद्ध और याद रख लो, रूहेला का युद्ध। टेट में कभी आ जाता है, रूहेला का युद्ध कब हुआ था, इतना याद रखना है। तो ये हुआ था 1774 में। तो 1774 में होता है आपका रूहेला का युद्ध, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, इन वीडियोस को बनाना बहुत मुश्किल रहता है, तो मैं एक ही चीज़ आपको समझाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को किया करो, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं, तो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने में समय लग रहा, लगा लीजिएगा, लेकिन वीडियो को छोड़िए मत, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? देखिए, पिट्स इंडिया और रेगुलेटिंग एक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आसपास आया था, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था, उसकी जो परिषद है उसमें पहले 4 लोग होते थे, 4 से 3 कर दिए गए। तो याद रखना, 4 जो है वो 4 से 3 जो है वो गवर्नर जनरल परिषद की संख्या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही भारत में 2 आयोगों का गठन किया गया, एक राजनीतिक मामलों के लिए, दूसरा व्यापारिक मामलों के लिए। बहुत तो पॉलिटिकल मामले, राजनीतिक जो इश्यूज़ थे उनके लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, और जो आपका व्यापारिक मामलों के लिए है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बेहतरीन तरीके से ज़्यादा चीज़ों को समझिए, ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा कौन सी होती है? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर जो एरिया होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर एरिया जो बचा उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, बोले भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं आपका
दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर 90 अक्षांश रेखा ऊपर है और 90 नीचे है, और एक भूमध्य रेखा है। टोटल अक्षांश रेखा कितनी है? 181। एक भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी पे दो प्रकार की रेखा है। एक अक्षांश रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के लिए होती है। एक होती है आपकी देशांतर रेखा। कई बार पूछा जाता है देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ तक, तो देशांतर रेखा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के लिए, और पूरब से पश्चिम ग्लोब पर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अच्छा, अगर देशांतर रेखाओं की बात करूं तो देशांतर रेखाओं की अगर मैं बात करता हूं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये देशांतर रेखाएं होती है, अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है वो क्या होती है, समय का 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो समय का निर्धारण करती है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी होती है? 181 होती है। और अगर बात करें देशांतर रेखाओं की तो इनकी संख्या टोटल 360 होती है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि 90 ऊपर है और 90 नीचे, एक एक डिग्री के अंतराल में। तो यहाँ पे उत्तर में जो 23.5 डिग्री में रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री पे रेखा है उसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ती है 21 जून, इसीलिए उस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और मकर रेखा पे पड़ती है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को पूरे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो सूर्य नीचे ऊपर जाता रहता है, तो एग्जैक्ट कहाँ पे रहता है? तो एग्जैक्ट रहता है आपके भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर रात और दिन, एक दिन की जो अवधि होती है वो सिर्फ 12 और घंटे की होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहाँ करके कि रात और दिन कहाँ पे बराबर होते हैं। क्वेश्चन कभी ऐसे भी आता है। तो रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075.16 किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से निकलती है, 13 देशों से जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर बात की जाए सबसे बड़े ग्रह की तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, सबसे बड़ा जुपिटर है, आपने ये तो बता दिया कि जुपिटर सबसे बड़ा है, ये आकार में तो सबसे बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सूर्य से डिस्टेंस पे, दूरी क्रम पे कौन से नंबर पे आता है। तो सूर्य से दूरी क्रम पे ये 5वें नंबर पे आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बृहस्पति की बात करें तो ये एक प्रकार का गैसीय गोला है। जुपिटर जो प्लेनेट है इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के द्वारा, गैलीलियो गैलीली, तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के द्वारा खोज की थी किसकी? सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। तो आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है शनि। और अगर बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा ग्रह जिसको नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अभी पृथ्वी नीली क्यों है? तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ये नीले रंग की दिखाई देती है। और पृथ्वी जो है कल ही मैं बता चुका हूँ, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस बात को आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैं पृथ्वी के बारे में कल भी आपको बता चुका हूँ, तो आप दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेपच्यून ग्रह से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नेपच्यून की बात करें, जैसे मैंने बोला सूर्य के सबसे निकट बुध है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो ये है नेपच्यून। नेपच्यून बोले तो वरुण। तो ये क्या है? सूर्य से सबसे दूर है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये बताइए कि जो है वो वरुण जो है आकार में कौन सा नंबर आता है। तो वरुण का आकार में चौथा नंबर आता है। और इसका जो अगर बात करें सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह की तो वह है गैनीमेड। और गैनीमेड किसका एक ग्रह है? तो गैनीमेड जो है वो बृहस्पति ग्रह का ही एक ग्रह है। इस बात को आपने याद रखना है। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी जाता है, पूछा जाता है कि जो मरकरी है वो बुध की परिक्रमा, सूर्य जो मरकरी है बुध ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। तो ये 88 दिनों में करता है। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो थोड़ी देर पहले बताया कि कर्क रेखा की रोशनी उत्तरी गोलार्ध पे
कब पड़ती है? 23.5 डिग्री पे पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। कब होता है? 21 जून होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उससे ही समय जितने भी देश नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा और ऊपर बड़ा होगा तो नीचे छोटा होगा, और नीचे छोटा है तो ऊपर बड़ा होगा। अदला बदली में होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा कहाँ पर है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश में है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन सी है? मकर रेखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझिएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो 1 घंटा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए देने में, लेकिन फ़ायदा तब है अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस कौन सी है? अच्छा, आप ये बताइए कि हाइड्रोजन गैस कौन सी है? अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास यहाँ पे है वो कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें, ग्रीन हाउस गैस, यार माफ़ी चाहूँगा, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक CO2 गैस है। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो नहीं मैं मानूंगा। तो इसके अलावा हम ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन CH4, मीथेन को क्या कहते हैं आप? CH4, जिसको मार्स गैस का नाम भी कहा गया है। N2O, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं। एक है आपकी H2O। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78.8% पाई जाती है। और अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ये दूसरे नंबर पे 20.95% पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैं लगातार 1 घंटा से तब से लेकर बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लास्ट में वीडियो में थोड़ा लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूँ या सर मैं थोड़ा सा स्लो कर दिया है। तो स्लो नहीं किया है, ये क्वेश्चन ज़्यादा करवा दिए, तो थोड़ा सा खुद में भी इतनी लंबी मैराथन आपको पता है कि यूट्यूब पर बहुत कम आती है मेरी। आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। और अगर बात करें इस रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई तो ये 33 है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बीच खींची गई है। मेकमोहन, ये भारत और चीन के बीच है मेकमोहन रेखा। और डूरन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो ये सारी की सारी रेखाएं आपको याद रखनी है। और अगर मैगिनोट रेखा की बात करें, मैगिनोट लाइन की बात करें, तो ये फ्रांस और जर्मनी 2 देशों के मध्य स्थित है, फ्रांस और जर्मनी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है तो आपको मेरे को एक कोड और देना है उसी नंबर पे, YA+2+4+4। तो मैं आपको 60% ऑफ कर दूंगा अपने हैंड रिटन नोट्स में। मान लो आपको बहुत सस्ते मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई है तो ज़रूर लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।